हालांकि यदि कोई महान ताओ के साथ विलय करके महायान क्षेत्र के शिखर पर पहुंच भी गया हो तो भी विश्व हृदय को परिष्कृत करना आसान नहीं है। साधना जारी रखें। महान ताओ के साथ विलय करना बहुत कठिन है। बेहतर है कि दुनिया का कोई ताओ या आभासी दुनिया का कोई ताओ चुने जो मूल ताओ से मेल खाता हो। विश्व के हृदय का सिद्धांत 3 महीने बाद एक जोरदार दुर्घटना के साथ एक महान ताओ ध्वस्त हो गया और एकीकरण शिखर पर एक साधक की आध्यात्मिक आत्मा तुरंत बिखर गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि सफलता असफल रही। यह पहले से ही 11वां महान ताओ एकीकरण साधक था जो असफल हो गया था। अंततः एमो बेई के चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ। तो यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। नियम आत्मा बीज के बिना महान ताओ के साथ विलय करना बहुत मुश्किल लगता है। बेशक इन साधकों ने महान ताओ को स्वयं नहीं समझा था। एमो बेई के पास एक विशेष कलाकृति थी, 10,000 ताओ का टॉवर जो महान ताओ का निर्माण कर सकता था। लेकिन महान ताओ ने इस तरह की चीजें सामान्य रूप से समझी जाने वाली चीजों से कमतर पैदा की। वुशियांग के पूर्वज एक खबर है। एकीकरण शिखर पर 3 साधक जो महान ताओ में विलीन हो गए हैं 10,000 सितारों वाले द्वीप पर प्रकट हुए हैं। 10,000 सितारों वाला द्वीप एमो बेई के मन में एक स्मृति कौन थी। यह स्मरण सुखद नहीं था। क्या यह 10,000 सितारे द्वीप पर यह परिवार था। ये परिवार द्वारा 2 बार पीटे जाने के बाद एमो बेई को स्वाभाविक रूप से याद आ गया। यद्यपि उनका वुशियांग का ताओ अनगिनत रूपों में परिवर्तित हो सकता था, लेकिन ये उनके केवल 2 अवतार थे। लेकिन लगातार 2 बार गिरने से एमो बेई पर यह परिवार का गहरा असर पड़ा। चलो फिर कोशिश करते हैं। अगर बात नहीं बनी तो उनका अपहरण कर लो। एकीकरण क्षेत्र में कुछ साधक कोई खतरा नहीं थे, यहां तक कि पारलौकिक क्लेश चरण में भी कई साधक एमो बेई के लिए चिंता का विषय नहीं थे। एक बड़ा संकट निकट था। यानहुआंग क्षेत्र शायद केवल एक मध्य क्षेत्र ही हो सकता था। 1000 विश्व, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि यह मानव कुल का जन्मस्थान था। प्राचीन काल में आई बड़ी आपदा के कारण यानहुआंग क्षेत्र तबाह हो गया, जिससे इसकी स्थिति में गिरावट आई। जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए यानहुआंग क्षेत्र एक महत्वपूर्ण शतरंज का मोहरा था। ये परिवार के ये जिंतियन और अन्य लोग लगभग एक साथ ही पारलौकिकता क्लेश चरण में पहुंच गए। इस बीच यानहुआंग क्षेत्र के केंद्र में यानहुआंग पर्वत हिलने लगा। यानहुआंग पर्वत के हिलने की घटना ने तुरंत ही अनगिनत ताकतों का ध्यान आकर्षित कर लिया। जब यानहुआंग पर्वत हिलता था तो कुछ महत्वपूर्ण चीज अवश्य ही प्रकट होती थी। कोई महान ताओ में विलीन हो गया है। पता लगाओ वह कौन है। सभी प्रमुख बलों से आदेश जारी किए गए। महान ताओ का अर्थ था विश्व के हृदय के साथ विलय की संभावना। यदि उनका उपयोग नहीं किया जा सका तो उन्हें नष्ट करना पड़ा। यहां तक कि ये परिवार के साधक भी जांच करने के लिए आ रहे थे। दुर्भाग्यवश वास्तविक अमर के जांच के लिए आने के बिना पारलौकिक क्लेश अवस्था के साधकों द्वारा स्वर्ग को धोखा देने और समुद्र पार करने का प्रयोग करके अपनी उपस्थिति को छुपाने के कारण उन्हें खोजा नहीं जा सका। हांगजियांग राज्य में एमो बेई ने यानहुआंग पर्वत के झटकों को भी देखा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं ये परिवार के पास जाऊंगा और 3 प्रथम श्रेणी के महान ताओ को वापस लाऊंगा। यदि अन्य लोग विश्व के हृदय में विलीन हो जाएं, तो जीवन और मृत्यु के द्वार की योजना ध्वस्त हो जाएगी। भले ही इसकी थोड़ी सी भी संभावना हो, मैं जोखिम नहीं उठा सकता। ये परिवार के अंदर अराजकता की दुनिया में स्थित है। ये फैन के सिर के ऊपर अराजकता से भरी दुनिया दिखाई दी। एक विशालकाय व्यक्ति एक बड़ी कुल्हाड़ी पकड़े हुए बलपूर्वक नीचे काट रहा था। दुनिया कांप उठी और धीरे धीरे अलग हो गई। धीरे धीरे पौधे उगने लगे। संसार विकसित हुआ, जीव प्रकट हुए और एक संपूर्ण संसार में बदल गया। अराजकता से आकाश और पृथ्वी खुल गए और अराजकता विश्वताओं की स्थापना हुई। चरम दाव बीज अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गया। सिस्टम एकीकरण के लिए अनुरोध। ये फान ने मन ही मन बुदबुदाया। ये फैन की साधना का स्तर सफलता के लिए लगभग तुरंत पूरा हो गया था। जो लोग क्लेश पार करने के चरण में हैं, वे अपने स्वयं के महान ताओं की साधना करते हैं। महान ताओं की समझ जितनी मजबूत होगी, साधना का स्तर उतना ही मजबूत होगा। अराजकता दाओं के 100वें हिस्से ने ये फैन के साधना स्तर को तुरंत क्रॉसिंग क्लेश चरण को पार करने की अनुमति दी। ये फान को शून्य में एक आंख अपनी ओर घूरती हुई महसूस हुई। यह महान ताओं की आंख थी जो यानहुआंग क्षेत्र से विकसित हुई थी। क्रॉसिंग क्लेश चरण में किसी भी व्यक्ति पर महान दाओं की आंख द्वारा नजर रखी जाएगी। एक बार जब साधना स्तर क्लेशों को पार करने के शिखर पर पहुंच जाता तो 9 स्वर्गीय क्लेश आते। स्वर्गीय क्लेश से बचने के बाद व्यक्ति महायान प्राप्त कर लेता है और उसे स्वर्गारोहण का अवसर मिलता है।
उत्तीर्ण न होने पर या तो मृत्यु हो जाती थी या अनियंत्रित कृषक में परिवर्तित हो जाते थे। शिथिल साधना की 12 विपत्तियों में से प्रत्येक एक शताब्दी के अंतराल पर होती है। सभी 12 चरणों से गुजरने के बाद उच्चतर लोक में आरोहण की संभावना होगी। क्लेश पार करने के चरण को पार करने पर ये फैन के साधना स्तर की वृद्धि रुकी नहीं। ये फैन बहुत समय पहले से ही क्लेश चरण को पार करने के लिए तैयार था, उसने अब तक इसे पूरा नहीं किया था। अब वह एकीकरण की मांग कर रहा था और उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ गया। क्रॉसिंग क्लेश का प्रारंभिक चरण, क्रॉसिंग क्लेश का मध्य चरण, क्रॉसिंग क्लेश का अंतिम चरण। ये फैन के अंदर की अराजकता दुनिया ताओ के साथ विलय के बाद भी विकसित होने लगी। अराजकता विश्व ताओ ने लगभग संचालन का समर्थन करके एक दुनिया बनाई नियम। अराजकता की दुनिया के नियमों को शीघ्रता से पूर्ण कर लिया गया तथा वे 9वें चरण को पार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 3 अमर पर्वत एक भयानक आभा अचानक नीचे उतर आए। मो बेई ने अपना हाथ बढ़ाया, वूशियांग का ताओ एक आकाश भेदी विशाल तलवार में बदल गया और तुरंत ये परिवार की ओर उड़ चला। ये परिवार ने तुरंत आकाश में परिवर्तन का अनुभव किया और सभी युद्ध की स्थिति में पहुंच गए। शक्ति 8वें चरण का जादुई हथियार वुल्फ फैंग क्लब ये जिनक्यू के हाथों में प्रकट हुआ और फैलता गया। फिर ये जिनक्यू ने वुल्फ फैंग क्लब को घुमाया और निर्दयता से इसे विशाल तलवार की ओर फेंक दिया। टकराना। सैकड़ों मील तक अंतरिक्ष बिखर गया और ये जिनक्यू का शरीर पीछे हटता रहा, लेकिन विशाल तलवार भी तुरंत ही चकनाचूर हो गई। ये जिंतियन भी आभासी विश्व ताओ का उपयोग करते हुए सहायता के लिए आए। एक आभासी दुनिया प्रकट हुई और उसने पूरे 3 अमर पर्वतों को घेर लिया तथा ये परिवार की रक्षा की। यिन्यांग यिन्यांग मछलियां आकाश में उड़ती हुई मो बेई की ओर बढ़ी। पूर्वज शक्तिशाली है, ये परिवार अपने उत्साह में अजेय थे। 3 क्लेशों को पार करने का चरण, ये परिवार के पास वास्तव में क्लेशों को पार करने के चरण साधना स्तर पर 3 थे। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये परिवार में एक और भी शक्तिशाली पूर्वज था, स्वयं ये फैंग। मो बेई के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक थी। ये परिवार के 3 प्रथम श्रेणी के महान ताओ वे वास्तव में आगे निकलने में कामयाब रहे। यह कैसे संभव हो सकता है? प्रथम श्रेणी के महान ताओ के साथ क्लेश चरण को पार करना यह कब इतना आसान हो गया? ये जिंतियन और उसके 2 साथी एमओ बेई को गौर से देख रहे थे, वह परिचित चेहरा जिससे वे पहले भी मिल चुके थे। लेकिन क्या यह सच नहीं था कि एमओ बेई की मृत्यु हो गई थी? इस समय उन्हें अचानक एमओ बेई के कथित मृत्यु से पहले कहे गए अंतिम शब्द याद आ गए। वे उसे मार नहीं सके। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति सचमुच मर ही न सके? तभी भगवान हुनतियान और उनका समूह प्रकट हुए और ये परिवार को घेर लिया। ये जिंतियन ने लॉर्ड हुनतियान के समूह के सभी चेहरों को पहचान लिया। जिन व्यक्तियों के बारे में वे सोचते थे कि वे उनकी आंखों के सामने ही मर चुके हैं, उन्हें देखकर ये परिवार के सदस्यों के मन में खतरे की घंटी कुछ हद तक बज उठी। पुनर्जीवित होने की क्षमता ने उन्हें भयभीत कर दिया। एमओ बेई का लक्ष्य 3 ये जिंतियन थे और वह तुरंत उनकी ओर बढ़ गया। एक अदृश्य निराकार शक्ति ये जिंतियन और उसके साथियों को आदेश दे रही थी, जिससे वे बंधे और नियंत्रित महसूस कर रहे थे। लॉर्ड हुनतियान और उनके समूह ने दुष्ट मुस्कान दिखाते हुए ये के बाकी सदस्यों की ओर आक्रमण किया। अब जब उनके शीर्ष लड़ाके व्यस्त हो गए हैं तो ये परिवार में कोई भी महत्वपूर्ण पात्र शेष नहीं रह जाना चाहिए, है न? लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उनके चेहरों से मुस्कान गायब कर दी। सुयान ने ये की महिला सेना का नेतृत्व आगे बढ़ाया। शरीर एकीकरण क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा साधकों ने भगवान हुनतियान और उनके समूह को घेर लिया। भगवान हुनतियान का समूह अचंभित था। क्या हो रहा था? ये परिवार के पास शरीर एकीकरण क्षेत्र में इतने सारे साधक क्यों हैं? पिछले टकराव को अभी 100 साल ही हुए थे, फिर भी हालात इतने बदल कैसे गए? युद्ध शुरू हो गया, जिससे 3 अमर द्वीपों के ऊपर का आकाश एक महाकाव्य युद्ध क्षेत्र में बदल गया। इसके अलावा तीनों ये जिंतियन को ऐसा महसूस हुआ कि वे लगभग अपनी सीमा तक पहुंच रहे हैं। मो बेई का साधना स्तर आश्चर्यजनक रूप से महायान क्षेत्र तक पहुंच गया था। अगर ये जिन्हाई और उसके 2 साथियों को जिंदा पकड़ने का उनका इरादा न होता तो वे पहले ही हार चुके होते। फिर भी हार तो बस समय की बात लग रही थी। अराजकता अंतरिक्ष के भीतर परिवर्तन अंततः पूरा हो गया। अराजकता के पथ के साथ विलय करके अराजकता मोती दुनिया 9वें स्तर पर चढ़ गई। एक कदम और आगे बढ़े तो यह एक सच्ची अमर कलाकृति बन जाएगी। जहां तक ये फैन के साधना स्तर की बात है, वह अप्रत्याशित और मायावी था। केवल ये फैन ही जानता था कि उसकी साधना पहले ही पारलौकिक क्लेश के शिखर को पार कर चुकी थी, वह महायान क्षेत्र से बस 1 कदम दूर था।
उनके अराजकता विश्व के पथ का ग्रेड प्रथम रैंक से कहीं अधिक था। ये फैन की युद्ध शक्ति अब केवल उसके साधना स्तर से नहीं आंकी जा सकती थी। जहां तक महायान क्षेत्र का प्रश्न है, ये फान को किसी बात का भय नहीं था। महायान क्षेत्र मूलतः यान हुआंग विश्व के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। ये फैन अंततः इस शिखर पर पहुंच गया था। बाहर निकलने का समय हो गया है। अपने विचारों में बदलाव के साथ ये फैन ये के घर में प्रकट हुआ और तुरंत ऊपर चल रही लड़ाई को महसूस किया। ये परिवार पर हाथ डालने की हिम्मत किसने की? ये जिन्हाई और उनके साथी पहले ही पारलौकिक क्लेश चरण को पार कर चुके थे और महानताओं के पारलौकिक क्लेश साधक थे। इतनी ताकत के साथ ये परिवार को चुनौती देने में सक्षम बलों की संख्या बहुत कम थी। ये फान यह देखने के लिए उत्सुक था कि कौन सी सेना ऐसा कदम उठाने की हिम्मत करेगी। यह उसकी वर्तमान शक्ति को परखने का एक बेहतरीन अवसर होगा। एक विचार के साथ ये फैन चुपचाप युद्ध के मैदान के बीच में प्रकट हुआ। 10,000 मील के भीतर अराजकता दुनिया के महान ताओं के प्रभुत्व के तहत यह ये फैन का विश्व डोमेन था। इस क्षेत्र में ये फैन एक अजेय इकाई थी। यहाँ तक कि महायान साधकों को भी सावधान रहने की आवश्यकता थी, क्योंकि वे ये फैन की उपस्थिति का पता नहीं लगा सकते थे। जिस क्षण ये फैन प्रकट हुआ, उसने देखा कि ये जिनक्यू हार के कगार पर था। मोबेई का हमला ये जिनक्यू पर पड़ने ही वाला था। ये फान ने अपना हाथ घुमाया और मोबेई का शरीर अनायास ही सैकड़ों मील दूर जा गिरा। पिताजी, आप वापस आ गए। ये फैन को देखकर ये परिवार में हर किसी को मानो अपनी रीढ़ मिल गई हो, तुरंत अपना आत्मविश्वास वापस मिल गया। मोबेई के चेहरे पर पहले से मौजूद शांत भाव उस समय बदल गए जब उन्होंने ये फैन से नजरें मिलाईं। उसने पाया कि वह ये फैन को समझने में असमर्थ था। महायान क्षेत्र में उनके जैसे वितरित निकाय के साथ यान हुआंग विश्व की कोई भी सत्ता उनके लिए अभेद्य नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके अविश्वास के बावजूद वास्तविकता उनके सामने प्रस्तुत थी। वह ये फैन के साधना स्तर या उसके इरादों को नहीं समझ सका। मोबेई की आंखों में ये फैन कोहरे में डूबा हुआ था। आप वास्तव में कौन हैं? मोबेई ने ये फैन को गौर से देखते हुए भयावह स्वर में पूछा। उसे यह भी संदेह होने लगा कि क्या ये फैन भी उसके जैसा ही है, यान हुआंग दुनिया में किसी प्रभावशाली अस्तित्व द्वारा भेजा गया एक गुलाम। क्या ऐसा हो सकता है कि यान हुआंग वर्ल्ड ने अन्य संस्थाओं का भी ध्यान आकर्षित किया हो? यान हुआंग विश्व में प्रवेश करने के लिए किसी गैरदेशी इकाई की लागत एक साधारण अमर के लिए वहन करने योग्य नहीं है। वह कौन सी शक्ति हो सकती है? मैं कौन हूं? मोबेई, क्या हम अभी कुछ देर पहले ही मिले थे? क्या अब तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? ये फैन मुस्कुराया और अनगिनत उपन्यासों को पढ़ने के अनुभव से उसे मोबेई की पहचान पर संदेह हुआ। यह मोबेई किसी प्रभावी अस्तित्व का द्वितीयक निकाय हो सकता है। इसके अलावा यह द्वितीयक निकाय एकाकी नहीं था और इसकी शक्ति भिन्न भिन्न थी। पिछले दो मोबेई, जिन्हें ये परिवार द्वारा समाप्त कर दिया गया था, संभवतः उसी प्रकार के थे। चीफ, ये मेरा मानना है कि हम सहयोग कर सकते हैं, मोबेई ने कहा। उन्हें लगा कि वे ये फैन को नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने सहयोग मांगा। जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए केवल यान हुआंग विश्व पर नियंत्रण पाना ही महत्वपूर्ण था, बाकी सब कुछ महत्वहीन था। जब तक ये जीवन और मृत्यु के द्वार में शामिल रहे, मोबेई के पास उनकी वफादारी सुनिश्चित करने और किसी भी विश्वासघात को रोकने के लिए पर्याप्त साधन थे। सहयोग करोगी? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि मैं तुम्हारी पहचान जानने के लिए उत्सुक हूं। ये फान ने अपना हाथ उठाकर धीरे से आगे की ओर पकड़ते हुए कहा। मोबेई ने तुरंत अपने शरीर पर से नियंत्रण खो दिया और ये फान की ओर दौड़ पड़ा। मैं वू जियांग हूं। मोबेई ने तुरंत ही वू जियांग के ताओ को सक्रिय कर दिया, जिससे बचने के प्रयास में उसका शरीर अलौकिक हो गया। इस संस्था को पोषित करने में बहुत बड़ी लागत आई थी। इसे खोने का मतलब था कि मिशन को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। वू शियांग का ताओ युद्ध की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली नहीं था, लेकिन प्रथम श्रेणी के ताओस में यह सबसे अप्रत्याशित था। आकारहीन और अदृश्य होने के कारण इसे कैसे पकड़ा जा सकता है? अपने बच निकलने के प्रति आश्वस्त मोबेई ने सोचा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। अराजकता की दुनिया की शक्ति। मोबेई को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह पूरी दुनिया से घिरा हुआ है और दुनिया की शक्ति उसके शरीर में लगातार व्याप्त हो रही है। एक उच्च श्रेणी के ताओ ने वू जियांग के अपने ताओ को बलपूर्वक दबा दिया, जिससे बिना चरण की शक्ति एक उच्च श्रेणी का ताओ। मोबेई के व्यापक प्रदर्शन के बावजूद वह डर से ये फैन को देखने से खुद को नहीं रोक सका। क्या इस आदमी ने दिव्य मार्ग को समझ लिया था? प्रथम श्रेणी ताओ से ऊपर दिव्य मार्ग है। प्रत्येक दिव्य मार्ग अद्वितीय था।
एक बार समझ लेने के बाद स्वर्ण अमर बनने का भविष्य का मार्ग वस्तुतः बाधा मुक्त था। स्वर्णिम अमर विशाल ब्रह्मांड में भी वे सचमुच प्रभावशाली अस्तित्व थे। वूशियांग के अपने ताओ के बिना मो बेई एक साधारण महायान साधक की तरह दुनिया की शक्ति का उपयोग करके ये फैन द्वारा सील कर दिया गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारी याददाश्त तुम्हारे मूल शरीर में वापस चली जाएगी, है ना? संभवतः आप पुनर्जीवित करने के लिए कुछ विशेष विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, क्या यह सही है? एमओ बेई की आंखों में ये फैन की मुस्कान शैतानी लग रही थी। आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ भी करने का इरादा नहीं रखता। मेरी दुनिया में बस कुछ माली की कमी है और आप लोग इसके लिए एकदम उपयुक्त हैं। कैओस पर्ल वर्ल्ड खुल गया और एमो बेई और उनके समूह को इसमें फेंक दिया गया। ये फैन जिस क्षण वे कैओस पर्ल वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे, ये फैन निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देगा। समय आने पर यदि वे मरना भी चाहें तो भी नहीं मर सकेंगे। ये फैन की आंखों में देखकर मो बेई थोड़ा घबरा गई। एमो बेई को मृत्यु का भय नहीं था, कई चीजें मृत्यु से भी अधिक भयानक थीं। उदाहरण के लिए कैद होना। एमओ बेई का शरीर अलौकिक होने लगा, धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन होने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे अचानक उस स्थान से बाहर खींच लिया गया। अराजकता की दुनिया के महानताओं द्वारा कवर किए गए दायरे में अंतरिक्ष पूरी तरह से ये फैन के नियंत्रण में था। संघर्ष मत करो। कैओस बीड वर्ल्ड में एक छेद तुरंत ही फट गया, जिससे एमओ बेई और अन्य लोग सीधे अंदर समा गए। इस जगह में मो बेई और बाकी लोग खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग पाते थे। ये फैन दरअसल एक स्वतंत्र दुनिया का मालिक था। इस खोज से एमओ बेई की रूह कांप उठी। कैओस बीड वर्ल्ड का अवलोकन करने के बाद एमओ बेई ने पाया कि यह दुनिया बहुत पूर्ण थी, यहाँ तक कि यह जीवन का पोषण भी कर रही थी। एक संपूर्ण विश्व का निर्माण करने में सक्षम होना, यहाँ तक कि सामान्य अमर प्राणी भी ऐसा नहीं कर सकते। वास्तव में ये फैन कौन था? जीवन और मृत्यु की महान दुनिया में वू जियांग के पूर्वज को अचानक महसूस हुआ कि उसकी विभाजित आत्माओं में से एक गायब हो गई है। यह विभाजित आत्मा मरी नहीं, बल्कि हवा में विलीन हो गई। इस परिस्थिति ने वू जियांग के पूर्वज को बहुत क्रोधित कर दिया। एक विशेष साधना तकनीक का उपयोग करके वू शियांग के पूर्वज बड़ी संख्या में विभाजित आत्माओं को अपनी आत्मा से अलग करने में सक्षम हुए। हालांकि ये विभाजित आत्माएं वू जियांग की पूर्ण आध्यात्मिक आत्मा के पूर्वज का एक हिस्सा थीं। एक बार जब वे मर जाते हैं तो वे मुख्य आत्मा में वापस लौट जाते हैं। हालांकि अब विभाजित आत्मा अस्पष्ट रूप से गायब हो गई, जिससे वू जियांग की आध्यात्मिक आत्मा के पूर्वज अधूरे हो गए। यदि वू शियांग के पूर्वज कोई सफलता प्राप्त करना चाहते थे तो यह एक बड़ी कमी के रूप में कार्य करेगा। सभी विभाजित आत्माएं तुरंत जांच करें कि यह वास्तव में कहां गायब हो गया। वू शियांग के पूर्वज ने अपनी अन्य विभाजित आत्माओं को संगठित किया और जांच शुरू की। 3 अमर पर्वत। खबरों को गुप्त रखें, विवेकपूर्ण ढंग से विकास करें। यानहुआंग क्षेत्र अराजकता में था और ये परिवार ऐसे समय में बाहर नहीं खड़ा हो सकता था। यह सबसे अच्छा होगा यदि हर कोई यह मान ले कि ये परिवार केवल एक एकीकरण परिवार है। युद्ध के निशान मिटाने के बाद ये फैन अपने गुफा घर में लौट आया। जब ये जिन्हाई और अन्य लोगों ने सफलता हासिल की तो परिवार के शक्तिशाली लोगों के दीर्घकालिक कार्य पहले ही पूरे हो चुके थे। लेकिन उस समय ये फैन साधना में व्यस्त था और उसने इनाम का दावा नहीं किया। अब अंततः उसके पास अपना इनाम लेने का समय आ गया था। सिस्टम इनाम का दावा करो। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। पारिवारिक कीवर्ड सच्ची अमर योग्यता। खेती की योग्यता 10,000 से बढ़ी। इंद्रधनुष। पहला इंद्रधनुष कीवर्ड अंततः दिखाई दिया था। स्वर्गीय योग्यता के ऊपर पौराणिक अमर योग्यता थी। सिस्टम कीवर्ड लोड करें। अगले ही क्षण ये परिवार के सभी सदस्यों ने महसूस किया कि उनकी योग्यता अचानक बढ़ गई है। अब ये परिवार के सदस्यों के पास कम से कम एक स्वर्गीय योग्यता तो थी। ये जिन्हाई और अन्य लोगों ने अपनी योग्यता का परीक्षण किया, लेकिन पाया कि उनकी योग्यता आत्मा पत्थर की ऊपरी सीमा से अधिक हो गई थी। अमर योग्यता साधक के लिए जब तक वे चरणबद्ध तरीके से साधना करते हैं, वे महायान क्षेत्र तक साधना कर सकते हैं और फिर अमर क्षेत्र तक आरोहण कर सकते हैं। प्रत्येक अमर योग्यता साधक संपूर्ण यानहुआंग क्षेत्र में खलबली मचा देगा और यहाँ तक कि 5 महान शक्तियां भी इसका अपवाद नहीं होंगी। फिर भी ये परिवार में अमर योग्यता गोभी की तरह आम थी। हालांकि ये परिवार की योग्यता अभी प्रकट नहीं की जा सकती, अन्यथा वे आसानी से अन्य ताकतों का निशाना बन सकते हैं। यानहुआंग क्षेत्र। यानहुआंग पर्वत एक बार फिर कांप उठा। सभी ने अपना सिर उठाया और क्षितिज की ओर देखने लगे।
क्षितिज में सभी ने देखा कि एक और दुनिया थी जो धीरे धीरे यानहुआंग क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। विश्व टकराव। चाहे वे विशाल हों या छोटे ब्रह्मांड, उन्हें एक तालाब में स्थित गोलों के रूप में सोचें। इस बात की निश्चित संभावना है कि दो गोले आपस में टकराएंगे। एक बार टकराव होने पर दोनों ब्रह्मांडों के बीच संपर्क स्थापित हो जाएगा। इन दोनों दुनियाओं के लिए यह एक अवसर भी है और एक आपदा भी। यदि आप दूसरी दुनिया के मूल सिद्धांत को प्राप्त कर सकें तो आपकी दुनिया का महान ताओ सीधे उच्च ब्रह्मांड तक पहुंच सकता है। यानहुआंग क्षेत्र के निकट आने वाली दुनिया मानव कुल से संबंधित नहीं लगती। यह स्पष्ट है कि इस दुनिया के निवासी विचित्र आकार के राक्षस कुल हैं। राक्षस कुलों का आकार बहुत बड़ा है तथा उनकी शक्ति एक विशाल महासागर के बराबर है। इस दुनिया में दानव कबीले स्पष्ट रूप से यानहुआंग क्षेत्र के जीवित प्राणियों को देखते हैं। उनकी आंखें उनकी लालसा को प्रकट करती हैं। पूरा यानहुआंग क्षेत्र कांपने लगता है। यह संपूर्ण यानहुआंग क्षेत्र से जुड़ा मामला है। पांचों प्रमुख सेनाएं तुरंत अपना अभियान शुरू कर देती हैं। जल्द ही एक आभा द्रष्टा आसन्न टक्कर का सटीक स्थान निर्धारित कर लेता है। इसके बाद एक संरचनाएं स्थापित की गईं। ये संरचनाएं राक्षस कुलों के आक्रमण को पीछे हटाने के लिए स्थापित की गई थीं। वे राक्षस कुलों की दुनिया के भीतर युद्ध का मैदान स्थापित करने की योजना बना रहे थे। हालांकि इन घटनाओं का ये परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार ने जो छाया में है, यहां तक कि पारलौकिक क्लेश चरण में एक साधक की उपस्थिति को भी गुप्त रखा है। 3 दिन बाद ये फैन के दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी उभरती है। अंततः उनका द्वितीयक व्यवसाय भी समतल हो गया। कीमिया में 9वीं कक्षा, कलाकृति शोधन में 9वीं कक्षा। उसकी प्रशिक्षण क्षमता भी 9वीं कक्षा तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। बस 1-2 साल की बात है। महायान क्षेत्र के समतुल्य 9वीं कक्षा यानहुआंग क्षेत्र में पहले से ही एक सीमा है। यहां तक कि अगर कोई 10वीं कक्षा तक पहुंचने में कामयाब हो भी जाता है तो भी यानहुआंग क्षेत्र के भीतर 10वीं कक्षा की अमर कलाकृति को परिष्कृत करना असंभव है। यह संसार के मूल सिद्धांत द्वारा लगाई गई सीमा है। ये फैन चांगमिंग विश्व में खरीदे गए अपने संसाधनों को निकालता है और अमृत बनाना शुरू कर देता है। नियम आत्मा बीज पारलौकिकता क्लेश चरण के लिए सबसे उपयुक्त आध्यात्मिक औषधि है, लेकिन जब तक यह उच्च श्रेणी का महान ताओ न हो, नियम आत्मा बीज का उपयोग सफलता के लिए करना व्यर्थ होगा। हाँ की क्षमता को देखते हुए क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन अमृत उनके लिए पहले से ही पर्याप्त है। ये फैन ने 1 दर्जन से अधिक क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन एलिक्सिर को परिष्कृत किया था, उन्हें स्क्रिप्चर डिपोजिटरी में संग्रहित किया था, और जो लोग एकीकरण शिखर पर पहुंच रहे हैं वे उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं जब वे ट्रांसेंडेंस ट्रिब्यूलेशन चरण में सफलता के लिए तैयार हों। यदि किसी ने उच्च श्रेणी के महान ताओ को समझ लिया है तो वे सीधे नियम आत्मा बीज को पुनः प्राप्त करने के लिए ये फैन को ढूंढ सकते हैं। केवल कुछ ही लोगों में बेहतर क्रेड को समझने की क्षमता है। अब महान ताओ, ये जिनसेन, लिटिल रेड ड्रैगन, ईस्टर्न एम्परर और ये शियाओ जैसे लोग, ये जिनलोंग और ये जिनफेंग ने कलाकृति शोधन और कीमिया के मार्ग को समझ लिया है, जो कि माध्यमिक स्तर के महान ताओं में सबसे उपयोगी है। यदि यह पूर्णतः सहायक प्रभाव है तो यह कुछ उच्च श्रेणी के महान ताओं से भी अधिक उपयोगी है। ये परिवार में हर किसी को अपनी भूमिकाएं स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं। उन्हें ये फान ने नहीं सौंपा था, बल्कि उन्होंने खुद इसे चुना था। उदाहरण के लिए, ये जिनक्यू और जिन हाई को लड़ना पसंद है, ये जिनतियान को कार्यवाहक के रूप में कार्य करना पसंद है, ये जिनफेंग को पैसा कमाना पसंद है, इत्यादि। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। ये फैन को बस ये फैमिली नामक जहाज को चलाना है और उसे पलटने से बचाना है। अमृत के अलावा ये फैन 1 दर्जन से अधिक 9वीं श्रेणी के जादुई हथियारों को भी परिष्कृत करता है और उन्हें खजाना मंडप में संग्रहित करता है। पारलौकिकता क्लेश अवस्था तक पहुंचने पर उन्हें स्वाभाविक रूप से 9वीं श्रेणी के जादुई हथियार का उपयोग करना चाहिए। अन्यथा लोग सोच सकते हैं कि ये परिवार 9वीं श्रेणी का जादुई हथियार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। बेशक वे कम प्रोफाइल बनाए रखने के लिए नियमित रूप से केवल 7वीं या 8वीं श्रेणी के जादुई हथियारों का ही उपयोग करते हैं। 9वीं श्रेणी के जादुई हथियार ये फैन द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के लिए तैयार किए गए तुरुप के पत्ते हैं। टकराना। यानहुआंग क्षेत्र में हर कोई यानहुआंग क्षेत्र के कंपन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। दोनों दुनियाओं के टकराव ने एक बिल्कुल नया क्षेत्र पैदा कर दिया है। यह क्षेत्र उजाड़ है, दोनों दुनियाओं के मिश्रित कानूनों से भरा हुआ है, अत्यंत अराजक है। जैसे ही भयानक चीखें सुनाई दीं, अनगिनत राक्षस जानवर इस क्षेत्र के ऊपर प्रकट हुए।
यानहुआंग क्षेत्र की शक्तियों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उन्होंने सोचा था कि यह एक स्थानिक मार्ग है और इसे बंद करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन अब इतने बड़े क्षेत्र में उनके द्वारा तैयार किए गए उपाय इसे अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हम उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकते। यानहुआंग क्षेत्र के शीर्ष बलों के सभी साधकों ने अपने जादुई हथियार निकाल लिए और विरोधी दानव कबीले पर बमबारी शुरू कर दी। वे सिर्फ दानव कबीले को रोकना नहीं चाहते थे, बल्कि एक अन्य दुनिया पर आक्रमण करना चाहते थे। अन्यथा वे इतनी कड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। युद्ध कभी कभी धन संचय करने का सबसे तेज तरीका होता था, लेकिन आज जो हुआ वह स्पष्ट रूप से उनकी उम्मीदों से परे था। एक एक करके संरचनाओं को सक्रिय किया गया और राक्षस के सामने स्थापित किया गया सेना। लेकिन अगले ही पल अपने पंखों वाला एक विशाल पक्षी तुरंत ही संरचना को भेदता हुआ निकल आया। इस विशालकाय पक्षी के सामने 8वें क्रम की संरचना भी अस्तित्वहीन थी। जब विशालकाय पक्षी उस संरचना से गुजरा तो उसके चारों पंखों से अनगिनत पंख उस संरचना की ओर उड़ चले। इन पंखों ने सारणी की आंखों को सटीक रूप से ढूंढ लिया और फिर विस्फोट हो गया। अनगिनत संरचनाएं तुरंत ही नष्ट हो गईं। इस प्रकार मानव कुल ने वर्षों से जो उपाय तैयार किए थे वे बेकार हो गए। ब्रेक एरे लुआन यह प्राचीन रहस्यमय जानवर है। ब्रेक एरे लुआन स्वाभाविक रूप से एरे पथ को नियंत्रित करता है और इसके पंखों का प्रभाव एरे को तोड़ने का होता है। अधिकांश सरणियां ब्रेक एरे लुआन के सामने पेपर माचे से अलग नहीं हैं। सरणी के टूट जाने के बाद तुरंत ही एक काली लहर उठी। काली चींटियां व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूत नहीं होती हैं, जो केवल कोर फॉर्मेशन स्टेज या युआन यिंग स्टेज पर होती हैं। हालांकि जब भी काली चींटियां दिखाई देती हैं तो उनकी न्यूनतम संख्या लाखों से शुरू होती है। अधिक संख्या में तो वे करोड़ों में भी हो सकते हैं। यहां तक कि महायान क्षेत्र के साधकों को भी काली चींटियों का सामना करते समय उनकी तीखी धार से बचना पड़ता था। फिर एक के बाद एक विभिन्न शक्तिशाली राक्षस जानवर प्रकट होने लगे। यहां तक कि महायान क्षेत्र के राक्षस जानवर भी असामान्य नहीं थे। यद्यपि मानव कुल में कई शक्तिशाली लोग थे, लेकिन वे समय पर रक्षा का प्रबंध करने में असफल रहे और तुरंत पराजित हो गए। संपूर्ण अराजक क्षेत्र पर दानव कबीले का कब्जा था। मानव कुल के साधकों को यानहुआंग क्षेत्र में वापस खदेड़ दिया गया। राक्षस कुल के साधकों ने अराजक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए बल्कि यानहुआंग क्षेत्र की ओर बढ़ते रहे। मानव कुल के अनगिनत साधकों का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया गया। जहां से दानव वंश गुजरता था वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। वे लूटपाट और विनाश के लिए यानहुआंग क्षेत्र में आए थे। दोनों लोगों के बीच का संबंध दक्षिण क्लाउड दिव्य राज्य में स्थित था, जो पूर्वी सद्भाव भगवान प्रांत से काफी दूर था। हालांकि यदि मानव कुल के साधक इस गति से दानव कुल को नहीं रोक पाते हैं तो संपूर्ण यानहुआंग क्षेत्र दानव कुल का क्षेत्र बन जाएगा। ये फैन को भी स्वाभाविक रूप से खबर मिली। ये फैन को उम्मीद नहीं थी कि दानव कबीला इतना शक्तिशाली होगा। भले ही 5 प्रमुख शक्तियां सेना में शामिल हो जाएं, वे उन्हें रोकने में विफल रहीं। हालांकि ये फैन यह बता सकता था कि 5 प्रमुख शक्तियों ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। अगर पांचों महाशक्तियों के पास बस इतनी ही ताकत होती तो वे हजारों सालों तक यानहुआंग क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाते। फिलहाल दानव वंश का 10,000 सितारा द्वीप पर कोई असर नहीं है। लेकिन ये फैन ने सिर्फ इंतजार करने की योजना नहीं बनाई थी, अब कुछ तैयार करने का समय था। पिछले कुछ वर्षों में 10,000 सितारे द्वीप पर आध्यात्मिक शक्ति और संसाधनों का घनत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5 दिव्य राज्यों के साथ अंतर कम होता जा रहा है। ये परिवार के आधार के रूप में 10,000 सितारे द्वीप पर अधिकांश शक्तियों को ये परिवार से जोड़ा जा सकता है। दीर्घायु संप्रदाय दयु राजवंश ये परिवार वे इस 10,000 सितारों वाले द्वीप पर हावी हैं। 10,000 सितारों वाले द्वीप पर दानव कबीले का कब्जा नहीं होना चाहिए। ये फैन के हाथों में बड़ी मात्रा में सरणी सेटअप सामग्री को ये फैन द्वारा सरणी प्लेटों में परिष्कृत किया जा रहा है। ये फैन की सरणियों के प्रबंधन का तरीका अंततः 9वें स्थान पर पहुंच गया। ये सरणी प्लेटें निश्चित रूप से 9वीं रैंक की भी थीं। 9वीं श्रेणी की एक सरणी प्लेट जब दुनिया में लाई जाती है तो उस पर चढ़ने के लिए अनगिनत ताकतों की भीड़ उमड़ सकती है। यहां तक कि महायान क्षेत्र की सर्वोच्चता का दावा करने वाली शक्तियां भी संप्रदाय संरक्षण व्यूह के लिए 9वें क्रम की व्यूह रचना करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। 9वीं रैंक के एरे मास्टर्स अत्यंत दुर्लभ थे, लेकिन यहां ये फैन के साथ वे किसी भी चीज की तरह सामान्य थे। 9वीं रैंक के आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और 9वीं रैंक के एरे निर्माण के संयोजन ने ये फैन को अन्य एरे मास्टर्स की तुलना में कहीं अधिक गति से एरे प्लेट बनाने की अनुमति दी।
किसी भी व्यक्ति में जो सरणियों का प्रबंधन करने में सक्षम था, ये फैन जितनी मजबूत शोधन क्षमता नहीं थी। किसी भी व्यक्ति में जो शोधन कर सकता था, ये फैन जितनी दुर्जेय सरणियां प्रबंधन कौशल नहीं था। दिन बीतते गए और पूरे 10 साल बाद ये फैन ने सभी स्वर्गों और तारों की ठीक 99 श्रृंखलाएं बना लीं। फिर ये फैन 10,000 सितारों वाले द्वीप के ऊपर आसमान में चढ़ गया। सभी स्वर्ग और तारे सभी संसारों को दबाते हैं। 10,000 सितारों वाले द्वीप के ऊपर आकाश में विशाल तारों वाला आकाश दिखाई दे रहा था। 10,000 सितारों वाले द्वीप में असंख्य तारों की रोशनी फैल गई। 10,000 सितारे द्वीप पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण पुनः उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया। आध्यात्मिक ऊर्जा को तारों के प्रकाश के साथ मिश्रित करने से साधक की अवशोषण क्षमता में सुधार हो सकता है तथा उनकी आध्यात्मिक आत्मा का पोषण हो सकता है। शीतयान के सर्वोच्च जैसे आंकड़े लालच से हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, अपने स्वयं के साधना स्तर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वे जानते थे कि यह ये फैन का एक और बड़ा कदम होगा। दयु राजवंश के अधीनस्थ परिवार के रूप में उन्हें ये परिवार का हिस्सा भी माना जा सकता है। साधना स्तर में उनकी उन्नति से ये फैन को भी इसी प्रकार की वृद्धि मिल सकती है। ये फैन बाहर के लोगों के प्रति इतना उदार नहीं था और उन पर संसाधन बर्बाद नहीं करता था। सभी स्वर्गों और तारों की श्रृंखला स्थापित होने के बाद बाहरी लोगों के दृष्टिकोण से 10,000 सितारों वाला द्वीप अधिक देहाती दिखाई देने लगा। कोई भी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह छठी दिव्य अवस्था है जो 5 प्रमुख दिव्य अवस्थाओं को टक्कर दे सकती है। जल्द ही ये फैन ने एक फरमान जारी किया। द्वीप को सील कर दिया जाएगा तथा बाहरी दुनिया से अस्थायी रूप से संपर्क तोड़ दिया जाएगा। फिर उन्होंने दूसरा आदेश घोषित किया। दयु राजवंश और ये परिवार के अधीनस्थ परिवार साधना तकनीक, अमृत, जादुई हथियार और शरीर एकीकरण क्षेत्र या यहाँ तक कि पारलौकिक क्लेश चरण में प्रगति के लिए आवश्यक अन्य संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अपनी सेवाओं का आदान प्रदान कर सकते थे। ये फैन का आदेश सुनकर अनगिनत साधक उत्साह से उबल पड़े। उन्हें सफलता की आशा दिखाई दी। देह एकीकरण क्षेत्र और पारलौकिकता क्लेश चरण अब उनकी पहुंच से बाहर नहीं थे, खासकर शीतयान के सुप्रीम और उनके समकालीनों जैसे लोगों के लिए। पारलौकिक क्लेश चरण तक पहुंचने का सफर शुरू में सिर्फ एक सपना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनके पास एक मौका है। ये फैन के प्रति, ये परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता में उन्होंने गुप्त रूप से ये परिवार के साथ कभी विश्वासघात न करने की कसम खाई। ये परिवार के बड़े जहाज के पीछे उनकी स्वर्गारोहण की आशा थी। इस बीच 10,000 स्टार्स द्वीप का विकास ठीक ठाक चल रहा था, जबकि द्वीप के बाहर युद्ध चल रहा था। दोनों विश्वों के बीच महायुद्ध ने लगभग 5 दिव्य राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया था। दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध में अनगिनत साधक फंस गए थे। 5 प्रमुख शक्तियों ने राक्षस कुल पर प्रत्याक्रमण करने के लिए साधकों के लिए अनगिनत सहायताएं और पुरस्कार भी रखे थे। क्लेश पार करने का अमृत, 9वीं श्रेणी के जादुई हथियार वगैरह। जब तक कोई पर्याप्त राक्षसों को मार सकता था, तब तक वे उन्हें प्राप्त कर सकते थे। 10 साल से अधिक समय के बाद कई राक्षस मर गए और कई मनुष्य भी मर गए। युद्ध धीरे धीरे शांत हो गया और मनुष्यों के बीच कई साधक प्रसिद्धि की ओर बढ़ चुके थे। उनकी प्रतिष्ठा ने पूरे यानहुआंग क्षेत्र को रोशन कर दिया था। भाग्य के स्वर्ण ड्रैगन से घिरे होने पर एक ही चाल से क्लेश क्रॉसिंग राक्षस को तुरंत निगला जा सकता है। नीले वस्त्र पहने ये जिन्यून ने भाग्य के स्वर्ण ड्रैगन की कमान संभाली और दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर उड़ चला। गोल्डन ड्रैगन डेमी अमर, ये जिन्यून, किसने सोचा होगा कि वह आएगा। गोल्डन ड्रैगन डेमी मोर्टल वर्तमान में शीर्ष 10 युवा साधकों में तीसरे स्थान पर है। वह भाग्य का स्वामी है। सुना है कि वह एक शीर्ष स्तरीय ताओ के साथ विलीन हो गया है। अधिक मजबूत। सुना है कि शीर्ष 10 में से अन्य 9 ने भी अपनी चाल चल दी है। इस बार मॉन्स्टर कबीला गहरे संकट में पड़ने वाला है। अनगिनत साधक ये जिन्यून की पीछे हटती हुई आकृति को प्रशंसा से भरकर देख रहे थे। यिन्यांग अकादमी की सर्वोच्च प्रतिभा, ये जिन्यून, प्रकट हो गई है। क्या अब हम आगे बढ़े? दानव कबीले में अंधेरे में घुलमिल जाने वाले एक जानवर ने दूर से ये जिन्यून को देखा और धीरे से कहा। शीर्ष 10 युवा महाशक्तियों की प्रतिभा असाधारण थी। अगर उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए तो वे दानव कुल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। हालांकि इन शीर्ष 10 प्रतिभाओं में से अधिकांश का जन्म मजबूत संप्रदायों से हुआ था और उनके पीछे संरक्षक थे। उनकी हत्या करना आसान नहीं होगा। केवल ये जिन्यून के पास कोई समर्थन नहीं था और वह हमेशा अकेले ही काम करता था, बिना किसी सहारे के। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, वे उसे निशाना क्यों नहीं बना सकते थे?
ये जिन्युन को अचानक अपने पीछे एक आभामंडल सा महसूस हुआ और वह तुरंत सतर्क हो गया। उसे निशाना बनाया जा रहा था। ये जिन्युन की छाया से एक आकृति उभरी। उसने अपने हाथ में पकड़े लंबे ब्लेड को सीधे ये जिन्युन के सिर पर निशाना साधा। यही उसकी आध्यात्मिक आत्मा थी। अगर उसे छुरा मारा जाता तो उसकी आध्यात्मिक आत्मा नष्ट हो जाती। ये जिन्युन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके भाग्य के स्वर्ण ड्रैगन ने उसके पूरे शरीर की रक्षा की, छाया के हमले को रोक दिया। ये जिन्युन भूल गया था कि उस पर कितने ही छुपकर हमले हुए थे। सभी में वह बचकर नहीं निकला था, लेकिन कम से कम हर हमले में वह बच निकला था। लेकिन इस बार ये जिन्युन इतना आश्वस्त नहीं था। हमलावर दानव कुल का एक चरम पारलौकिक क्लेश चरण था। ये जिन्युन के मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। दानव कुल सचमुच उसकी कदर करता था। कोई विकल्प न होने पर ये जिन्युन ने ये फैन की प्रतिष्ठित स्पेस्टाइन डिस्क का उपयोग करने का सहारा लिया। स्पेस्टाइन डिस्क एक उन्नत 8वीं श्रेणी का जादुई हथियार तुरंत ये जिन्युन को हजारों मील दूर ले गया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब वह जैसे ही प्रकट हुआ, उसकी परछाई से वह आकृति पुनः प्रकट हो गई। मेरी जानकारी के अनुसार आपका तुरुप का पत्ता केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है ना? छाया ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें खुशी से भर गईं जब उसने ये जिन्युन को देखा। दानव कुल में ये जिन्युन जैसे प्रतिभाशाली लोगों के सिर पर इनाम रखे गए थे। यदि वे ये जिन्युन को मार सकें तो पुरस्कार मानव कुल के महायान क्षेत्र के एक साधक को मारने से कम नहीं होगा। दांव रक्षक के बिना आप प्रतिभाशाली लोग वध के लिए भेड़ के बच्चे मात्र हैं, छाया ने ठंडे स्वर में कहा, आगे बढ़ने के लिए तैयार। इस समय ये जिन्युन के चेहरे पर उत्साह की झलक फैल गई। जहां तक दांव रक्षक का सवाल है, यह पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि मेरे पास वह नहीं है। अगले ही क्षण छाया के पास एक आकृति प्रकट हुई। छाया को तुरंत ही ऐसा महसूस हुआ कि वह बंध गया है, यहां तक कि उसकी आध्यात्मिक आत्मा भी जम गई है। तभी छाया के भीतर एक शक्ति प्रस्फुटित हुई। छाया की आध्यात्मिक आत्मा एक क्षण में ही चकनाचूर हो गई। पिता, ये जिन्युन ने आदरपूर्वक पुकारा। जो लोग उसका समर्थन करने आए थे वे ये फैन नहीं थे, बल्कि ये फैन की अच्छी लाश थी। इस बार मैं यहाँ हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं आपके लिए दांव रक्षक बनूंगा। ये परिवार इस अराजकता में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए ये फैन ने खुद कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई। द गुड कॉप्स ने पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये जिन्युन के रक्षक के रूप में यह एकदम सही विकल्प था। यदि कार्रवाई भी की गई तो भी इससे ये परिवार की ओर ध्यान नहीं जाएगा। भले ही अच्छे शव की साधना अभी चरम पर थी, पारलौकिक क्लेश अवस्था में इसने अराजकता जगत के महान ताओ को ये फान के साथ साझा किया। महायान क्षेत्र का कोई साधक भी आ जाए तो भी इसका कोई लाभ नहीं होगा। दांव रक्षक होने के कारण ये जिन्युन अधिक सहज लग रहा था। एक एक करके दानव कबीले ये जिन्युन के हाथों गिर गए। दानव कबीले के पारलौकिक क्षेत्र की प्रतिभा ने कार्रवाई की, लेकिन ये जिन्युन द्वारा मार दिया गया। दानव कुल के महायान क्षेत्र के साधक अंततः इसे और सहन नहीं कर सके और उन्होंने स्वयं कार्रवाई करते हुए ये जिन्युन को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह अच्छे शव से कुचलकर मर गया। अगर आप अपने बराबर वालों को चुनौती देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप कमजोर लोगों को धमकाते हैं तो अच्छा शव कोई शिष्टाचार नहीं दिखाएगा। इस समय सभी को अंततः एहसास हुआ, ये जिन्युन के पास भी एक दांव रक्षक था। ये जिन्युन के रहस्यमय दांव रक्षक की कहानियां चारों ओर फैल गईं, जिससे रहस्य का वातावरण उत्पन्न हो गया। अफवाहें फैलने लगीं, जिनमें एक प्राचीन बिजली घर के रहस्यमय पुनरुत्थान की कहानियां भी शामिल थीं। सबके अलग अलग अनुमान थे। बस एक बात किसी को अंदाजा नहीं थी कि दांव रक्षक ये परिवार से था। यह बात ये फैन की योजना के बिल्कुल अनुकूल है। वह नहीं चाहता था कि कोई भी ये परिवार पर ध्यान केंद्रित करे। केवल यिनयांग अकादमी के डीन के चेहरे पर विचारमग्न अभिव्यक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि ये परिवार उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। ये कबीले में अचानक एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। मैं ये हानथरी वापस आ गया हूँ, हाँ, ये हानथरी। ये कबीले को आश्चर्य हुआ और कबीले के नेता ने व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया। ये हानतीन ये कुल के लिए अपरिचित नहीं थे। वे ये कुल के 18वें कुल नेता और पारलौकिक क्लेश अवस्था के साधक थे। हालांकि वह किसी अवशेष पर गिर गया था और तब से कभी वापस नहीं लौटा। ये हानतीन के पतन के बाद ये कुल का पतन शुरू हो गया। उनके पास अब कोई पारलौकिक क्लेश चरण साधक नहीं था, प्रथम श्रेणी के कबीले से तीसरे श्रेणी के कबीले तक। अब जब ये हानथरी वापस आ गया है तो ये कबीला फिर से उठ खड़ा होगा। ये कबीला इतने वर्षों में कैसे विकसित हुआ है? ये हानथरी ने पूछा। पूर्वज, हमने आपको निराश किया है,
ये हानतीन ने ये कुल के पतन के लिए दूसरे कुलों के दबाव को जिम्मेदार ठहराया। क्या झांग और ली परिवार की एक शाखा ने तुम्हें दबा दिया है? झांग और ली परिवारों के पुराने लोग भी मेरे साथ वापस आ गए हैं। इस बार कई पुराने दोस्त वापस आ गए हैं, इसलिए ज्यादा दिखावटी मत बनो। मेरे साधना स्तर के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करो, फिर हमारे ये कुल के लिए यानहुआंग क्षेत्र में फिर से अपनी बात रखने का समय आ जाएगा। न केवल ये कुल में बल्कि 5 दिव्य भूमियों के सभी महान परिवारों में अचानक शक्तिशाली साधकों का एक समूह उभर आया। ये शक्तिशाली लोग पारलौकिक क्लेश अवस्था में नहीं थे, बल्कि वे प्रसिद्ध ढीले साधक थे। 9 स्वर्गीय क्लेशों में असफल होने पर शरीर नष्ट हो जाता है, जिससे आध्यात्मिक आत्मा का एक तंतु अमर ऊर्जा का एक अंश अवशोषित कर लेता है, जिससे सीधे सफलता मिलती है तथा शरीर एक शिथिल साधक में परिवर्तित हो जाता है। ये कुल के पूर्वज एक पंचगुणित शिथिल साधक थे, जो महायान क्षेत्र के मध्यचरण के प्राणी के समतुल्य थे। इन ढीले साधकों के प्रवेश के साथ समर्थन और बदला लेने की लड़ाई और अधिक भयंकर हो गई, जिससे यानहुआंग क्षेत्र और अधिक अराजकता में डूब गया। और इन सब बातों का अभी भी ये परिवार पर कोई असर नहीं पड़ा था। दानव कबीले का ध्यान अभी भी 5 दिव्य भूमि पर केंद्रित था। दूरस्थ 10,000 सितारों वाले द्वीप पर कौन ध्यान देगा? सिस्टम रैंकिंग इनाम का दावा करें, दूसरों को पता भी नहीं चला कि ये परिवार की कुल रैंकिंग 900 से अधिक हो गई थी। यदि ये परिवार ने अपनी ताकत नहीं छिपाई होती तो शायद वह पहले ही शीर्ष 100 में होता। बधाई हो मेजबान। इनाम मिला 3 रूल स्पिरिट सीड्स और एक प्राचीन ड्रैगन बॉल। पिछली बार के 5 नियम आत्मा बीज अभी खत्म हुए थे, अब उन्हें 3 और मिल गए थे। यह बहुत अच्छी बात थी। वे ये परिवार में कुछ और पारलौकिक क्लेश साधकों को जोड़ सकते थे। पारलौकिकता क्लेश गोलियों और नियम आत्मा बीजों के साथ ये परिवार के साधकों को सफलता प्राप्त करने में असफल होने की संभावना के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। पूरे यानहुआंग क्षेत्र में केवल ये परिवार ही ऐसी विलासिता वहन कर सकता था। यानहुआंग क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, चांगमिंग दुनिया में भी ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य जैसी कुछ ही जगहें इतनी शानदार हो सकती हैं। लेकिन अब ये फान को सबसे ज्यादा चिंता दूसरे इनाम की थी। प्राचीन ड्रैगन मोती। एक प्राचीन ड्रैगन का ड्रैगन मोती, जिसमें प्राचीन ड्रैगन का सार होता है, जिसका उपयोग ड्रैगन कबीले की प्रजातियों द्वारा किया जा सकता है। हाँ। उसके बगल में खड़ा एक जियाओ लांग अपनी पूंछ को लगभग आकाश की ओर हिला रहा था और लालसा भरी आंखों से ये फैन के हाथ में प्राचीन ड्रैगन मोती को देख रहा था। उसे लग रहा था कि यदि वह इस ड्रैगन मोती को निगल सके तो वह इससे बाहर निकल सकेगा और एक सच्चा दिव्य ड्रैगन बन सकेगा। दुर्भाग्यवश ये फैन का स्वागतपूर्ण इशारा उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा साबित हुआ। आपकी क्या स्थिति है कि आप मेरी बहू के समान ही ड्रैगन बॉल का उपयोग करना चाहते हैं? अगर बाद में मेरे पास एक होगा तो मैं तुम्हें एक दे दूंगा। ये फान ने जियाओ लोंग के अनुरोध को सहजता से टाल दिया। अपनी सवारी बढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले अपने परिवार के साधना स्तर को बढ़ाना स्वाभाविक है। इस प्राचीन ड्रैगन की ड्रैगन बॉल लिटिल रेड ड्रैगन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यह ड्रैगन बॉल लिटिल रेड ड्रैगन के भीतर प्राचीन ड्रैगन रक्तरेखा को सक्रिय कर सकती है। एक बार सक्रिय होने के बाद ये जिनसेन, जिसने लिटिल रेड ड्रैगन के साथ एक समान अनुबंध किया था, स्वाभाविक रूप से इससे लाभान्वित होगा। ये फैन ने तुरंत लिटिल रेड ड्रैगन और ये जिनसेन को बुलाया और प्राचीन ड्रैगन की ड्रैगन बॉल निकाल ली। प्राचीन ड्रैगन की ड्रैगन बॉल को देखने पर छोटे लाल ड्रैगन की प्रतिक्रिया एल्डर जियाओ लोंग से बहुत अलग नहीं थी। इस तरह की ड्रैगन बॉल ड्रैगन कबीले के लिए एक असाधारण आकर्षण है। इसके अलावा लिटिल रेड ड्रैगन के भीतर एक पतली प्राचीन ड्रैगन रक्तरेखा है, इसलिए यह प्राचीन ड्रैगन की ड्रैगन बॉल को और भी अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करता है। पिताजी, मुझे यह चाहिए। छोटा लाल ड्रैगन एक छोटी ड्रैगन लड़की में बदल गया और प्यारा व्यवहार करने लगा। जहां तक प्यारे अभिनय की बात है, ये फैन में कोई प्रतिरोध नहीं है और उसने प्राचीन ड्रैगन की ड्रैगन बॉल को आसानी से छोड़ दिया। छोटे लाल ड्रैगन ने उसे तुरंत निगल लिया। अगले ही पल उसके चमकीले लाल ड्रैगन के शल्क और भी ज्यादा लाल हो गए, मानो ताजा खून में भीगे हों। प्राचीन ड्रैगन जनजातियां कई प्रकार की हैं। यह ड्रैगन बॉल प्राचीन ब्लड ड्रैगन से संबंधित है। रक्त ड्रैगन सर्वोच्च रक्त पथ में महारत हासिल। छोटे लाल ड्रैगन का साधना क्षेत्र तुरंत ही टूटने लगा, जबकि ये जिनसेन वाचा पक्ष के रूप में उनकी साधना का स्तर भी स्वाभाविक रूप से टूटने लगा। लिटिल रेड ड्रैगन की तरह ये जिनसेन ने भी रक्तपथ, एक सर्वोच्च पथ को समझ लिया। आकाश में दिखाई देने वाली असामान्य घटनाओं को देखकर ये फैन ने अपना हाथ लहराया और सभी स्वर्ग और सितारों की सरणी तुरंत सक्रिय हो गई,
जिससे विसंगतियों को ढक दिया गया। अब एक परेशान समय है और ये परिवार लोगों को यह बताने का जोखिम नहीं उठा सकता कि क्रॉसिंग क्लेश स्टेज के 2 और दांव प्रकट हुए हैं। संपूर्ण यानहुआंग क्षेत्र में संभवतः ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें ये परिवार से अधिक लोग सर्वोच्च मार्ग के साथ जुड़ गए हों और क्लेश पार करने के चरण तक पहुंच गए हों। यदि हम केवल क्षमता की बात करें तो वर्तमान ये परिवार को यानहुआंग दायरे में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। सर्वोच्च ताओ पद के साथ 2 लोगों के विलय ने ये फैन के 2 नियम आत्मा बीजों को बचा लिया, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। महान ताओ उद्गम टावर ये परिवार के सदस्यों के लिए खोल दिया गया है। शेष ये परिवार के साधकों में अभी भी ऐसे लोग होंगे जो सर्वोच्च ताओ को समझ सकते हैं। ये परिवार के साधकों के लिए ये फान की यह अपेक्षा है कि वे आगे बढ़ने में जल्दबाजी न करें। वे महान ताओ के जिस भी स्तर को समझ सकते हैं उन्हें उसी स्तर को समझना चाहिए। नींव ठोस होनी चाहिए। ये परिवार के लिए स्वर्गारोहण केवल एक शुरुआत है, अंत नहीं। जबकि ये परिवार परिश्रम पूर्वक खेती कर रहा था, यानहुआंग क्षेत्र हताश होकर संघर्ष कर रहा था। अराजकता क्षेत्र में एक और सैकड़ों हजारों राक्षस सेना ने सीमाओं को पार कर लिया और यानहुआंग क्षेत्र में प्रवेश किया। यानहुआंग क्षेत्र में पहुंचकर भयंकर जानवरों का यह समूह युद्ध में भाग नहीं लिया। दानव कुल के हजारों कलाकृतियों के शोधकों ने कलाकृतियों की भट्टियां निकाली और बैनरों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। और शेष दानव कुल साधक पंचदेव महाद्वीप के बाहर के क्षेत्रों की ओर जाने लगे। 5 देव महाद्वीप के अलावा यानहुआंग क्षेत्र में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में 4 उजाड़ क्षेत्र भी हैं। दानव कबीले का लक्ष्य 4 उजाड़ प्रदेशों में से दक्षिणी जंगल पर पड़ा। यह जंगल मूलतः एक जंगली स्थान है जहां खेती करने वालों की संख्या बहुत कम है। 5 देव महाद्वीप के समर्थन के बिना वे राक्षस सेना के हमले का विरोध नहीं कर सकते थे। जब तक 5 देव महाद्वीप ने प्रतिक्रिया की तब तक दक्षिणी जंगल पूरी तरह से दानव कबीले के कब्जे में आ चुका था। दानव कबीले ने दक्षिणी जंगल पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले उन्होंने अनगिनत सेनाएं स्थापित कीं। अगले ही क्षण सरणी सक्रिय हो गई। यानहुआंग क्षेत्र का मूल सिद्धांत धीरे धीरे दानव कबीले द्वारा चुराया जा रहा था। मूल सिद्धांत ही संसार का मूल है। यदि मूल सिद्धांत कम हो जाए तो आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण, संसाधनों की प्रचुरता आदि सभी कम हो जाएंगे। यानहुआंग क्षेत्र के लिए यह व्यावहारिक रूप से एक आपदा थी। उस समय तक यानहुआंग क्षेत्र के साधकों की शक्ति प्रत्येक पीढ़ी के साथ कमजोर होती जाएगी, जबकि दानव कुल प्रत्येक पीढ़ी के साथ मजबूत होता जाएगा। दानव कबीले के कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से आत्मा छीनने वाला कहा जा सकता है और उनका उद्देश्य यानहुआंग क्षेत्र के मार्गों को अवरुद्ध करना है। 5 प्रमुख शक्तियां इसे कैसे सहन कर पाती? युद्ध फिर छिड़ गया। 5 प्रमुख महाद्वीपों से शुरू हुए इस युद्ध ने पूरे यानहुआंग क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। यहां तक कि 10,000 सितारे द्वीप भी प्रभावित हुआ। सौभाग्य से द्वीप को निशाना बनाने वाले राक्षस शक्तिशाली नहीं थे। उन्हें ये परिवार के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना आसानी से निपटाया गया। 3 अमर पर्वत ये परिवार की मुख्य नस। दानव कबीले के आक्रमण को 100 साल बीत चुके थे। आज ये परिवार की दशकीय पारिवारिक सभा थी। यहां तक कि जो लोग अनंत प्रकाश की दुनिया में रहते थे वे भी इसके लिए दौड़ पड़े। बिजनेस वेन 2 ट्रांसेंडेंस ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर 13 बॉडी इंटीग्रेशन दायरे में इस वर्ष के कुल संसाधन 1 मिलियन उच्च श्रेणी के हैं। आत्मा पत्थर रसायन विज्ञान वंश 1 उच्च 8वीं रैंक के कीमियागर, 3 निम्न 8वीं रैंक के कीमियागर, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग वंश 1 उच्च 8वीं रैंक आर्टिफैक्ट रिफाइनर, 1 मध्य 8वीं रैंक आर्टिफैक्ट रिफाइनर, साधक वंश 4 पारलौकिक क्लेश चरण पर 140 शारीरिक एकीकरण क्षेत्र पर यह परिवार की ताकत पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है। अब उन्हें महायान क्षेत्र में कुछ और साधकों की आवश्यकता है और वे यानहुआंग क्षेत्र अभियान पर विजय की घोषणा कर सकते हैं। फिर भी यह महायान क्षेत्र तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। फिलहाल आप में से किसी को भी पूर्वी सम्राट के शहर में लौटने की जरूरत नहीं है। यानहुआंग क्षेत्र में ही रहें। अंतिम लड़ाई संभवतः अधिक दूर नहीं है। ये फैन बहुत चिंतित नहीं था। इन वर्षों में 10,000 लोगों का द्वार 2 और दुनियाओं के लिए खुल गया था, एक छोटी हजार दुनिया और एक मध्य हजार दुनिया। चाहे कोई भी दुनिया हो, ये परिवार की ताकत पैर जमाने के लिए पर्याप्त थी। भले ही अंत में यानहुआंग क्षेत्र खो गया हो, फिर भी ये परिवार को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये फान ने कभी दृढ़ता से विरोध करने के बारे में नहीं सोचा। अस्थायी जीत या हार का कोई मतलब नहीं था। अगर आप जीत गए तो क्या फर्क पड़ेगा? 1 अरब वर्ष बाद भी क्या इसका कोई महत्व रहेगा? जो जीवित बचे वे अंतिम विजेता बन सकते थे। ये परिवार ने पहले से ही
इतनी कम प्रोफाइल रखी थी कि ये फैन का मानना था कि कोई भी उन पर ध्यान नहीं देगा। सिस्टम संचय करो। उनकी साधना का स्तर पारलौकिक क्लेश अवस्था के शिखर पर बना रहा तथा वे सफलता की ओर एक और कदम आगे बढ़ गए। फॉर्मेशन का रास्ता 9वीं रैंक के मध्य स्तर तक पहुंच गया था। 9वीं रैंक का गठन पहले से ही मध्य हजार दुनिया में शिखर था। पर्याप्त समय मिलने पर ये फैन संरचना पर भरोसा करते हुए साधकों को महायान क्षेत्र में भी रोक सकता था। ये फैन 10,000 सितारों वाले द्वीप के ऊपर आकाश में उड़ गया और एक बार फिर सभी स्वर्गों और सितारों की श्रृंखला में सुधार करने की योजना बना रहा था। तभी शरीर एकीकरण क्षेत्र में दो राक्षस अचानक प्रकट हुए जो मानव साधकों के एक समूह का पीछा कर रहे थे। समान रैंक के दानव कबीले के खिलाफ लड़ते समय मानव कबीला वास्तव में नुकसान में था। दानव कबीले का शरीर मजबूत था और उनका आकार आकाश को ढक सकता था। कभी कभी मानव कबीले द्वारा दानव कबीले पर पहुंचाई गई चोटें उनके लिए गुदगुदी के समान होती थीं। यदि मानव कुल का आकार दानव कुल के समान हो तो क्या वे तब भी वंचित रहेंगे? लाल ज्ञान ने ये फैन को असाधारण समझ दी। ये फैन के दिमाग में अनगिनत विचार उभरे। मानव कुल भले ही शारीरिक रूप से उतना मजबूत न हो, लेकिन वे औजारों का उपयोग करने में माहिर थे। गठन भी एक उपकरण था। यदि बड़ी संख्या में साधक एक संरचना बना सकें तो क्या वे दानव कुल पर नुकसान की बजाय लाभ की स्थिति में नहीं होंगे? ये फैन के दिमाग में एक संरचना का भ्रूण रूप धीरे धीरे प्रकट हुआ। प्राचीन देवता जिंग तियान पर आधारित, जिसमें पारलौकिक क्लेश अवस्था के साधक मुख्य थे, शरीर एकीकरण क्षेत्र के साधक अंग थे, शुद्धिकरण शून्यकाल और दिव्यता परिवर्तन अवस्था के साधक शरीर थे। ये फैन के आदेश के तहत एक विशालकाय धीरे धीरे आकार ले रहा था। ये फैन ने इसका नाम रखा जिंग-तियान महान संरचना। पारलौकिकता क्लेश अवस्था में 1, शरीर एकीकरण क्षेत्र में 12, शोधन शून्य काल में 100, दिव्यता परिवर्तन अवस्था में 500 गठन बनाने के लिए आवश्यक थे। हालांकि संरचना को नियंत्रित करने के लिए मजबूत आत्मिक शक्ति की आवश्यकता थी, जिसे मानक पारलौकिक अवस्था के साधक संभवतः प्राप्त नहीं कर सकते थे। ये फैन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और इसमें सुधार जारी रखा। पूरा 1 वर्ष व्यतीत करने के बाद ये फैन अंततः जिंग-तियान शक्तिशाली व्यूह रचना को पूरा करने में कामयाब रहा। जिंग-तियान शक्तिशाली व्यूह के साथ पारलौकिक क्लेश अवस्था में ये परिवार के साधक जब व्यूह से सुसज्जित होते हैं तो महायान क्षेत्र की युद्ध क्षमताओं को उन्मुक्त कर सकते हैं। ये फैन ने जिंग-तियान की विशाल व्यूह रचना को ये जिनतियन, ये जिन्हाई और ये शियाओशियाओं को सौंप दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे भव्य व्यूह रचना के लिए तुरंत उपयुक्त साधकों को खोजें। ये परिवार को अब अधिक से अधिक शक्ति एकत्रित करने की आवश्यकता थी। नाकाबंदी से घिरा हुआ थाउजेंड स्टार्स द्वीप अन्य भूमियों से अलग नहीं दिखाई देता था। फिर भी यदि बाहरी लोग 1000 सितारे द्वीप पर घुसपैठ करते तो उन्हें पता चलता कि 1000 सितारे द्वीप और 5 दिव्य राज्यों के बीच बहुत कम अंतर है। अंतर केवल इतना है कि 1000 सितारे द्वीप 5 दिव्य राज्यों से कुछ छोटा है। आज आकाश तक पहुंचने वाला प्रकाश का एक स्तंभ अचानक 1000 सितारे द्वीप के ऊपर उभरा। प्रकाश किरण के भीतर धीरे धीरे एक पत्थर दिखाई देने लगा। संपूर्ण यानहुआंग क्षेत्र प्रकाश किरण द्वारा खींचा गया था। 5 दिव्य राज्यों की शक्तियों ने तुरंत ही एक कदम उठाया और 1000 सितारे द्वीप की ओर दौड़ पड़े। यह प्रकाश स्तंभ इससे पहले यानहुआंग क्षेत्र में केवल 5 बार प्रकट हुआ था। प्रत्येक उपस्थिति से अमर कलाकृतियों के निकट स्तर की एक आध्यात्मिक वस्तु प्राप्त हुई। इन आध्यात्मिक वस्तुओं को सामूहिक रूप से दिव्य राज्यों के खजाने के रूप में जाना जाता था। दिव्य राज्य के छठे खजाने के प्रकट होने का तात्पर्य था कि 1000 सितारा द्वीप अब छठे दिव्य राज्य के रूप में विकसित हो चुका था। 1000 तारों की भूमि थाउजेंड स्टार्स द्वीप ने आमतौर पर अपना प्रभुत्व कम रखा तथा दयु साम्राज्य के अधीन अपना संचालन किया, जो एकीकृत और अभेद्य था। विशेषकर हाल ही में जब उसने स्वयं को एकांत में रख लिया है तथा लगभग सभी बाहरी संपर्क तोड़ लिए हैं। दानव कबीले के सभी सदस्य और यहां तक कि 5 दिव्य राज्यों में से सबसे शक्तिशाली भी यह नोटिस करने में विफल रहे कि 1000 सितारा द्वीप 5 दिव्य राज्यों के बराबर हो गया था। लेकिन अब दिव्य राज्य के छठे खजाने का प्रकट होना अंततः 1000 सितारे द्वीप की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था। जबकि बाहरी लोगों ने इसे देख लिया था, ये फैन स्वयं स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानता था। ये फैन ने पलकें झपकाईं और तुरंत प्रकाश स्तंभ के बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश स्तंभ ने ये फैन के आगमन को पहचान लिया था और धीरे धीरे दिव्य राज्य के खजाने को ऊपर उठाकर ये फैन के हाथ में पहुंचा दिया। ये फैन के दिमाग में भी एक संदेश प्रसारित हुआ। दिव्य राज्य का खजाना, मूल्यांकन का रत्न। मूल्यांकन का रत्न एक सामग्री के रूप में कार्य करता था, लेकिन इसे एक जादुई हथियार भी माना जा सकता था।
किसी भी आक्रामक या रक्षात्मक शक्तियों से रहित इसका प्राथमिक कार्य खजाने की खोज करना था। मूल्यांकन रत्न में जादुई शक्ति प्रवाहित करने मात्र से ही एक प्रकाश स्क्रीन प्रकट हो जाएगी। इस प्रकाश स्क्रीन पर यह 1 मिलियन ली के भीतर खजाने के स्थानों को दिखाएगा। प्रत्येक श्रेणी के खजाने को अलग अलग रंगों के चिन्हों द्वारा दर्शाया जाएगा। गुट चाहे जो भी हो, मूल्यांकन रत्न का कार्य निस्संदेह महत्वपूर्ण है। आखिरकार विस्तार चाहने वाला कोई भी गुट संसाधनों की आवश्यकता को नकार नहीं सकता। मूल्यांकन रत्न के साथ एक गुट मूलतः संसाधनों के समाप्त होने से बच सकता है। हालांकि ये फान ने जिस चीज को महत्व दिया वह मूल्यांकन के रत्न की क्षमताओं को नहीं बल्कि स्वयं रत्न को महत्व दिया। ये फैन के दिमाग में एक जादुई हथियार की छवि उभरी हुई थी। आकाश, पृथ्वी और मानव 3 पुस्तकें श्रृंखला, पृथ्वी पुस्तक, आकाश, पृथ्वी और मानव खजाना दर्पण। मूल्यांकन का रत्न वास्तव में पृथ्वी पुस्तक के निर्माण के लिए एक उचित सामग्री है। पृथ्वी पुस्तक को वास्तविक अमर कलाकृति कहा जा सकता है। किसी को सफलतापूर्वक विकसित करने में सक्षम होना अनिवार्य रूप से उसे अजेय बना देता है। यानहुआंग क्षेत्र। बेशक ये फैन को यह आकर्षक लगा। हालांकि अभी जादुई खजाने बनाने का सबसे अच्छा समय नहीं था। अनगिनत शक्तियां पहले से ही उस क्षेत्र में एकत्रित हो रही थीं। अगर वह मूल्यांकन रत्न को इन शक्तियों के हाथों में पड़ने से बचा सके तो ही वह वास्तव में ये फान का हो सकता था। एक मंत्र के साथ ये फैन ने सभी स्वर्गों और सितारों की सरणी की पूरी शक्ति को सक्रिय कर दिया। जब स्वर्ग और तारों की श्रृंखला ने तुरंत ही संपूर्ण 1000 सितारा द्वीप को घेर लिया तो भारी मात्रा में आत्मिक पत्थर उन्मत्ततापूर्वक भस्म हो गए। अब ये फैन की सहमति के बिना कोई भी 1000 स्टार्स द्वीप में घुसपैठ नहीं कर सकता था, जब तक कि वे समस्त आकाश और तारों की श्रृंखला को तोड़ न सकें। 1000 स्टार्स द्वीप के बाहर साधकों का पहला समूह पहले ही आ चुका था, लेकिन उन्हें विशाल सेना द्वारा रोक दिया गया। कई किसानों ने हमले करने की कोशिश की, लेकिन वे जरा सी भी हलचल पैदा करने में असफल रहे। यहां तक कि लेवल 8 के एरे मास्टर का प्रयास भी विफल रहा। वह केवल उन्हें चौंकाने में ही सफल रहा। यह सरणी 9 स्तरीय संरचना की है। 1000 सितारे द्वीप पर 9वें स्तर की सरणी मास्टर मौजूद है। 9वें स्तर का एरे मास्टर। यह सुनकर सब दंग रह गए। संपूर्ण यानहुआंग क्षेत्र में 9वें स्तर के व्यू स्वामियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। दूसरा कब प्रकट हुआ? इन दुर्जय ताकतों का गंभीर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक 9वें स्तर का सरणी मास्टर पहले से ही पर्याप्त था। अनगिनत जासूसों ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी, यह पता लगाने की कोशिश में कि किस ताकत ने 1000 स्टार्स द्वीप पर कब्जा कर लिया था।